गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम राजपूतकालीन प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने दो भागों में से विभाजित किया था। प्रशासनिक अवस्था प्रथम, जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक थी, और प्रशासनिक अवस्था द्वितीय, जो कि 12वीं से 18वीं शताब्दी तक है। प्रशासनिक अवस्था प्रथम के अंतर्गत केंद्रीय शासन, न्याय व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, प्रांतीय शासक, स्थानीय शासक, राजस्व व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि राजस्व जो है वो उपज का 1/6, 1/8 और 1/10 लिया जाता था। इसे उद्रंग कहते थे, और उद्रंग उन कृषकों से वसूला जाता था जिनकी भूमि पर वंश परंपरागत अधिकार थे। आज हम प्रशासनिक अवस्था द्वितीय, जो कि 12वीं से 18वीं शताब्दी तक है, से इसे कंटिन्यू करेंगे। प्रशासनिक अवस्था द्वितीय 12वीं से 18वीं शताब्दी तक। इस युग के शासक छोटी छोटी इकाइयों के राजा होते हुए भी छोटी आपको प्रभुता संपन्न शासक मानते थे, और महाराजाधिराज, राजराजेश्वर, नृपेंद्र आदि विरुद्ध या उपाधियां धारण करते थे। प्रजा भी उन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का अंश मानती थी। मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान कहते थे। शासक अपने राजवंश को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी मानकर अपनी श्रेष्ठता का दावा करते थे। विदेशी शत्रुओं से युद्ध करना या तीर्थ स्थलों को मलेच्छों से मुक्ति दिलवाना वे अपना कर्तव्य समझते थे। महाराणा लाखा व राव जोधा द्वारा काशी, गया आदि पवित्र स्थानों को मलेच्छों से मुक्त करवाने के उल्लेख मिलते हैं। राजस्थानी शासक अपने राज्य के सर्वेसर्वा थे। शासन संचालन, न्याय करना, दंड, सैन्य संचालन, धर्म की रक्षा और प्रजा पालन इनका दायित्व था। सभी प्रकार की शक्ति का स्रोत होने से वे अपने आप को भी स्वयं नियुक्त करते थे, अपने उत्तराधिकारी भी स्वयं नियुक्त करते थे। कभी कभी राज्य हित में सामंत शासक के निर्णय को पलट देते थे। सामंतों ने उदय सिंह द्वारा नियुक्त जगमाल के स्थान पर महाराणा प्रताप को शासक बनाया। शासकों के सर्वाधिकार संपन्न होने के कारण उनकी रानियां भी प्रभावशाली होती थीं। राजा की अनुपस्थिति या उत्तराधिकारी के अल्पवयस्क होने पर वे शासन कार्य संभालती थी। मेवाड़ की हंसाबाई, जयपुर की भटियानी रानी ने अपनी सूझबूझ से प्रशासनिक कार्य का संचालन किया। पद्मिनी ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से रतन सिंह को अलाउद्दीन के चंगुल से छुड़ाया। मध्ययुगीन शासक धर्म सहिष्णु थे। वे हिंदू साधु संतों के साथ ही काजियों, मौलवियों, दादूपंथियों आदि के प्रति भी उदार थे। शासक शांति स्थापना, देश रक्षा और प्रजा पालन के साथ साथ साहित्य, कला, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि की उन्नति में लगे रहते थे। योग्य व्यक्तियों को प्रश्रय देने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने की नीति राज्य की होती थी। भव्य राजप्रसाद, सुदृढ़ दुर्ग, कलापूर्ण मंदिर, सुंदर उद्यान आदि का निर्माण शासकों की कलापूर्ण अभिरुचि को प्रकट करता है। उस युग में समृद्ध राज्य की परिभाषा दरबार के वैभव, तड़क भड़क व शासकों की व्यक्तिगत सुविधाओं तक सीमित थी। दरबार लगाना, उत्सवों या नियमित अवसरों पर सवारी निकालना, शिकार का आयोजन करना, नक्कारे का प्रयोग करना, उपाधि वितरण, आज्ञा की मोहर का प्रयोग करना, मृत्युदंड, अंग भंग आदि की आज्ञा देना, तुलादान करना, पशु युद्ध करवाना आदि इनके विशेषाधिकार थे। सामंतवाद। राजस्थान में सामंतवाद की स्थापना आंशिक रूप से 7वीं से 8वीं शताब्दी में राजपूत राज्यों की स्थापना के साथ हो चुकी थी, परंतु 15वीं सदी के बाद सामंत प्रथा ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। सामंत सामान्यतः राजा के वंश से संबंधित भाई बंधु होते थे, और वे सभी अपने को राज्य का समान भागीदार समझते थे। उनकी दृष्टि में राजा अपने कुल का प्रधान था। वे स्वयं को राजा के अधीन नहीं बल्कि उनका सहयोगी समझते थे। कर्नल टॉड ने राजस्थान की सामंती प्रणाली की तुलना मध्ययुगीन यूरोपीय सामंती पद्धति से की। अधिकांश इतिहासकार टॉड के मत से सहमत नहीं हैं।
उनके अनुसार राजस्थानी सामंत प्रथा में नेता के रूप में एक राजा था और उनके वंशज या अन्य उनके साथी व सहयोगी थे, जबकि यूरोप में एक राजा था और उनके वंशज या अन्य उनके साथी और सहयोगी थे, जबकि यूरोप में राजा स्वामी था और सामंत उनके आश्रित थे, जिनकी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं थी। राजा इन सामंतों के सहयोग से ही राज्य की स्थापना व विस्तार करने में सक्षम रहे। राजा अपने सामंतों को भाई जी और काका जी आदि आदर सूचक शब्दों से संबोधित करते थे। इसी प्रकार सामंत भी राजा को बाप जी कहकर बुलाते थे। सामंतों के अधिकार एवं कर्तव्य। सामंत आवश्यकता के समय राजा को सैनिक सहायता देते थे। राजा सेना के लिए सामंतों पर निर्भर होता था। कालांतर में रेक के आधार पर सामंतों की सैनिक सेवा का निर्धारण होने लगा। सामंतों की जागीर की वार्षिक उपज का अनुमान रेक कहलाता था। जागीरदार या सामंत को सैनिक सेवा के अतिरिक्त हुक्मनामा, उत्तराधिकार शुल्क, राज्याभिषेक के अवसर पर शासक को नजराना, शासक या युवराज की प्रथम शादी पर भेंट, न्योता, राजकुमारी के विवाह पर दिया जाता था। ये पेशकशी, तलवार बंधाई जो कि उत्तराधिकार शुल्क था आदि के रूप में राजा को विभिन्न कर देने होते थे। मारवाड़, दमे, भरत रेक वह रकम थी जो पट्टा रेक जागीरदार को वार्षिक आय के आधार पर राज्य के खजाने में जमा करानी पड़ती थी। अजीत सिंह के समय तागीरात भी सामंतों से वसूला जाने लगा। अपनी जागीर क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, कर वसूल करना, न्याय करना आदि सामंत के प्रशासनिक दायित्व थे। उसे मृत्युदंड देने, अन्य सामंतों से संबंध स्थापित करने, सिक्के ढालने आदि के अधिकार नहीं थे। होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया और राजा के जन्म दिवस पर आयोजित दरबार में सभी सामंतों को उपस्थित होना पड़ता था। राजा इन्हीं सामंतों में से विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करता था तथा राज्य से संबंधित नीतियों में सलाह लेता था। प्रमुख राज्यों में सामंतों की श्रेणियाँ। मुगलों से संपर्क के परिणाम स्वरूप सामंत व्यवस्था में परिवर्तन हुआ तथा लगभग सभी रियासतों में सामंतों की श्रेणियाँ स्पष्ट तौर पर बना दी गई। वस्तुतः प्रारंभ से ही सामंतों में अंतर था। श्रेणियों के आधार पर ही सामंतों का दरबार में सम्मान, स्थिति, बैठने का स्थान, पेशकश, ताज़ीम, राजा का स्वागत, राजा द्वारा स्वागत जो होता था उसे ताज़ीम कहते थे, आदि निश्चित होते थे। मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियाँ थीं: राजावी, सरदार, मुत्सद्दी और गनायत। राजा के छोटे भाई व निकट संबंधी राजवी कहलाते थे। सरदारों की भी 4 उपश्रेणियाँ थीं, जिसमें सिरायत प्रथम थी। सिरायत सरदार दाई मिसाल रणमल के वंशज और बाई मिसाल जोधा के वंशज में विभाजित थे। राज्य प्रशासन में कार्य करने के एवज में प्राप्त जागीर के अधिकारी मुत्सद्दी सामंत थे। गनायत राठौड़ों का राज्य स्थापित होने से पहले से ही मारवाड़ के किसी क्षेत्र के स्वामी थे, जिन्होंने राजा की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मारवाड़ में नए राजा का राज तिलक करने का अधिकार बागड़ी के जैतावत ठाकुर को था। वह अपने अंगूठे को तलवार से चीरकर रक्त से टीका करता था। मेवाड़ राज्य में अमर सिंह द्वितीय के समय सामंत प्रथा को व्यवस्थित किया गया तथा जागीर बदलने की परंपरा को समाप्त कर दिया गया। मेवाड़ में सामंतों को 16, 32 और गोल 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। यह व्यवस्था अमरशाही रेख कहलाती थी। प्रथम श्रेणी के 16 सामंतों में बनेड़ा, शाहपुरा, सलुम्बर व बेदला के ठाकुरों का विशेष स्थान था। इन 16 सामंतों उमराह को ताज़ीम, बाह पसाव, हाथ का कुरब आदि सम्मान का अधिकार था। सलुम्बर का ठाकुर महाराणा की अनुपस्थिति में प्रशासन चलाता था। राजमहल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की थी। वह वंशानुगत रूप से राज्य का प्रधान होता था तथा नए महाराणा का सिंहासनारोहण भी सलुम्बर के ठाकुर को सहमति से ही होता था। महाराणा के राज्याभिषेक के अवसर पर ऊंदरी गांव का भील गामेती अपने अंगूठे को चीरकर रक्त से महाराणा का राज तिलक करता था। बीकानेर राज्य में महाराजा राज सिंह ने सामंती व्यवस्था में परिवर्तन किए। उन्होंने बीकानेर में सर्वप्रथम पट्टा प्रणाली आरंभ की, जिसके द्वारा सामंतों की सेवाओं, दायित्वों व अधिकारों को निश्चित कर उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। बीकानेर में सामंत मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित थे:
प्रथम राव बीका के वंशज, द्वितीय राव बीका के भाई व चाचा के वंशज, तृतीय स्थानीय व परदेशी अधीनस्थ सामंत। जयपुर में प्राथमिक तौर से सामंतों का विभाजन 12 कोटड़ी पर आधारित था। जयपुर राज्य में सामंत मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित थे, ताजिमों और खार चौकी। कोटा राज्य में सेवा के आदेश अनुसार सामंतों के पद का निर्धारण किया गया। यहाँ के जागीरदार 2 श्रेणियों में विभाजित थे। देश में रहकर ही सेवा करने वाले, और हजूर थी, दरबार के साथ मुगल सेवा में रहने वाले। कोटा नरेश के निकट कुटुंबी, राजवी और अन्य सरदार अमीर उमराव कहलाते थे। राजस्थान की सामंत व्यवस्था में ग्रासियों और भूमियों का भी विशेष स्थान था। ग्रासिया ठाकुर वे भूमिपति थे जिनको राज्य की निश्चित सैनिक सेवा करने के उपलक्ष्य में शासक की ओर से पट्टे या सनद द्वारा भूमि प्रदान की गई थी। भूमिया जागीरदार वे थे जिन्हें सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा या गांव की सुरक्षा या राज्य की सेवा हेतु बलिदान के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। इनका भूमि पर वंशानुगत अधिकार होता था। मंत्री एवं अधिकारी। मंत्रियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति शासक स्वयं करते थे। कुछ पद वंशानुगत होते थे और कुछ पदों पर नई नियुक्तियां होती थी। इनका वेतन और कार्यकाल शासक की इच्छा पर निर्भर करता था। मुगलों के संपर्क से राजस्थान के शासन में भी कुछ परिवर्तन आए। कुछ नए पदों की रचना हुई तथा कुछ पुराने पदों को मुगल ढंग से पुकारा जाने लगा। मंत्रियों में प्रधान का पद राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण व प्रथम श्रेणी का होता था, जो शासन संचालन, सैन्य और न्याय संबंधी कार्यों में राजा की सहायता करता था। महाराणा प्रताप का प्रधान भामाशाह था। अमर सिंह के समय में मेवाड़ प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। जोधपुर राज्य में प्रधान पद पर आहुआ ठिकाने का वंश परंपरागत अधिकार था। मानसिंह के समय से पोखरण ठाकुर प्रधान पद को धारण करते थे। प्रधान साधारण और सैनिक शासन के अधिकारियों का भोक्ता होता था। मारवाड़ तथा अन्य राज्यों में भूमि अनुदान पर प्रधान के हस्ताक्षर होना आवश्यक था। कुछ राज्यों में प्रधान पद न होने पर दीवान का पद सर्वोच्च होता था। दीवान मुख्य रूप से आर्थिक कार्य, कोष और कर संग्रह के कार्य करता था। इसके अधीन रोकड़िया, मुंशी, पोतदार व कारखाने के दरोगा होते थे। प्रत्येक विभाग के कार्यों का विवरण इसके पास आता था। सभी पत्रों को वह शासक के समक्ष प्रस्तुत करता था और उसके आदेशानुसार उत्तर भेजता था। राज्य की नियुक्तियां, पदोन्नति व स्थानांतरण में उसकी सम्मति ली जाती थी। दीवान की स्वतंत्र मुहर होती थी जिस पर उसका नाम खोदा जाता था। बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। वह सेना के वेतन, रसद, प्रशिक्षण तथा अनुशासन संबंधी कार्य देखता था। वेतन संबंधी पत्र उसके विभाग से प्रधान या दीवान कार्यालय में जाते थे। राजा का विश्वास पात्र होने से वह सभी गुप्त मंत्रणाओं में भाग लेता था। नायब बख्शी, खबरनविश और किलेदार उसके अधीनस्थ होते थे। जोधपुर में उसे फौज बख्शी भी कहा जाता था। खान मासा राज परिवार के सर्वाधिक निकटस्थ प्रभावशाली अधिकारी होते थे। दीवान के अधीन होता था यह। वह निर्माण कार्य, वस्तुओं का क्रय, राजकीय विभागों के सामान की खरीद, संग्रह आदि करता था। राज्यों के कारखानों से उनका सीधा संबंध होता था। हमें कोतवाल नामक अधिकारी का भी उल्लेख मिलता है, जो चोरी डकैती का पता लगाने, वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने, नाप तोल पर नियंत्रण रखने, मार्गों की देखभाल करने, रात्रि गश्त का प्रबंधन करने तथा साधारण झगड़े निपटाने का कार्य करता था। खजांची राज्य के कोष का हिसाब किताब रखता था। इसके अतिरिक्त मुगल प्रभाव के कारण डाक प्रबंध के लिए दरोगा ए डाक चौकी, दान चुंगी वसूली के लिए दरोगा ए शायर, सूचना भेजने के लिए वाक्यानवीस, मुशरिफ विभाग का सचिव, दरोगा ए फराश खान, दरोगा ए नक्कार खाना आदि विभागीय अधिकारी होते थे। न्याय व्यवस्था। व्रत कथा कोश इस युग की न्याय व दंड व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। साधारण अपराधों के लिए भी कठोर दंड दिए जाते थे। न्याय का स्रोत व मुख्य आधार शासक होता था। स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र, रीति रिवाज व लोकाचार न्याय निर्णय के आधार थे। कर ना चुकाना, काला बाजारी, कर्ज, धरोहर, धर्म, ठेका,
मारपीट, व्यभिचार, हत्या, चोरी, डकैती, मिलावट, कम तोलना, घूस आदि विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए अलग अलग प्रकार के दंड थे। दंड में अंग भंग, जुर्माना, कारावास, देश निकाला व मृत्युदंड दिया जाता था। दंडपतियों को बीकानेर व जोधपुर में दरोगा या अदालत कहते थे। जो परगने मुगलों के अधिकार में लंबे समय तक रहे, उनमें काजी द्वारा न्याय किया जाता था। परगनों में हाकिम न्याय संबंधी कार्य करते थे। इसके फैसलों की अपीलें दरोगा या अदालत में हो सकती थी। अंतिम अपील राजा के पास होती थी। निचली अदालतों के बिना भी सीधी फरियाद राजा के पास हो सकती थी। वादी प्रतिवादी को बुलाकर भी राजा न्याय करते थे। पंचायतों द्वारा भी न्याय कार्य किया जाता था। इनका निर्णय सर्वमान्य होता था। न्यायाधीशों के लिए हिंदू शास्त्रों तथा रीति रिवाजों का ज्ञान होना आवश्यक था। धार्मिक मामलों में पंडित न्यायाधीश व शासक का पथ प्रदर्शन करते थे। सैन्य व्यवस्था। चित्तौड़, एकलिंगनाथ जी, मंडौर, विजय स्तंभ, ओसियां आदि मंदिरों की तक्षण कला तथा साहित्यिक ग्रंथों से पता चलता है कि मध्यकाल में हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ आदि सैन्य संगठन के मुख्य आधार थे। तलवार, बर्छा, भाला, ढाल, गदा आदि मुख्य शस्त्र थे। मुगल प्रभाव के फलस्वरूप बारूद, तोपें, बंदूकें आदि अस्त्रों का प्रयोग भी होने लगा था। संपूर्ण सेना का नेतृत्व शासक स्वयं करते थे, लेकिन अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग अधिकारी जैसे पैदलपति, गजपति, अश्वपति आदि होते थे। मुगल प्रभाव से राज्यों में शमशेरबाज, बंदूकची, किलेदार आदि भी रहने लगे। इस युग में सेना में पैदलों की अपेक्षा घुड़सवारों का प्रयोग अधिक होने लग गया। शासकों के पास निश्चित सैन्य संख्या नहीं थी। सतत युद्ध की स्थिति में प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। जागीरदार भी अपने अपने दल के साथ युद्ध में राजा की सहायतार्थ उपस्थित होते थे। प्रांतीय शासन व्यवस्था। चौहानों, गुहिलों व राठौड़ों के शिलालेख पूर्व मध्यकाल में राज्य से छोटी प्रशासनिक इकाइयां होने का उल्लेख करते हैं। इन्हें ग्राम, मंडल, दुर्ग आदि कहते थे। इनके अधिकारियों को क्रमशः ग्रामिक, मंडलपति, दुर्गाधिपति आदि कहा जाता था। मुगल प्रभाव के कारण इन्हीं प्रशासनिक इकाइयों को परगने कहा जाने लगा। चित्तौड़ के राम गोपाल शिलालेख में मांडलगढ़, फुलेरा, भिनावदा आदि मेवाड़ के परगने का उल्लेख मिलता है। मारवाड़ में भी शिक और परगना नामक इकाइयाँ मिलती हैं। भाटी गोविंददास ने मारवाड़ में परगना शासक को मुगल पद्धति के अनुसार व्यवस्थित किया। जयपुर में महाराजा मानसिंह के समय व कोटा में महाराजा माधो सिंह के समय राज्य को परगनों में बांटा गया। राजस्थान के विभिन्न राज्यों में परगना अधिकारियों के अलग अलग नाम मिलते हैं। जोधपुर में इसे हाकिम और फौजदार कहा जाता था। हाकिम की नियुक्ति व पदच्युति सीधे महाराजा द्वारा की जाती थी। वह शासकीय तथा न्याय संबंधी कार्यों के लिए परगनों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। परगने का दूसरा उच्च अधिकारी फौजदार होता था, जो पुलिस और न्याय सेना का अध्यक्ष होता था। वह परगने की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। फौजदार अमलगुजार, अमीन तथा अमिल को राजस्व वसूल करने में सहायता भी देता था। उसके अधीनस्थ कई थानेदार होते थे, जो चोरों और डाकुओं का पता लगाते थे। हाकिम की सहायता के लिए शिकदार, कानूनगो, खजांची, शहने आदि अधिकारी होते थे, जो वैतनिक तथा फसली अनाज की एवज में राजकीय सेवा करते थे। परगनों के अधिकारी समय समय पर दौरा कर जनता की स्थिति का पता लगाते थे। ग्राम की शासन व्यवस्था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम पंचायत की सहायता से ग्रामों में न्याय, झगड़े निपटाना, धार्मिक और सामाजिक कार्य होते थे। जाति पंचायत भी जाति संबंधी समस्याएं निपटाने में अपना सहयोग देती थी। ग्राम पंचायत तथा जातीय पंचायतों के निर्णय को राज्य द्वारा मान्यता दी जाती थी। ग्राम स्वशासित होते थे और उनको अपने शासन में स्वतंत्रता प्राप्त थी। बाद में ग्रामों में भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखने व राजस्व इकट्ठा करने के लिए पटवारी, उसके सहयोगी के रूप में कनवारी, खेत के रक्षक, दफेदार, लेखा जोखा रखने वाला, तलवाटी जो उपज को तोलता था, शहना प्रबंधक और चौकीदार आदि कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे। भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था विभिन्न राज्यों में अलग अलग थी। हम अधिकतर साम्यता रखने वाले आधारों के आधार पर भू राजस्व व्यवस्था पर दृष्टिपात करेंगे। भूमि खालसा, हवाला, जागीर, भूम, शासन आदि में विभाजित थी। खालसा भूमि राज्य के सीधे अधिकार में होती थी
और इसका प्रबंधक दीवान होता था। हवाला ज़मीन की देखरेख हवलदार करते थे। जागीर भूमि की उपज का भाग मंदिर, मठ, चारण, ब्राह्मण आदि को दिया जाता था। भूमि भूमिया के लिए निश्चित होती थी, जो राज्य की कई प्रकार से सेवा करते थे, परंतु उनसे कोई कर नहीं लिया जाता था, न ही उन्हें पैतृक भूमि से बेदखल किया जाता था। भू राजस्व वसूलने के लिए कूता, लाटा, बटाई आदि पद्धतियाँ प्रचलित थी। वाणिज्यिक फसलों पर प्रति बीघा के हिसाब से बिघोड़ी ली जाती थी। जमीन की मुकाता या ठेका व्यवस्था भी प्रचलित थी। उपज का 1/3 या 1/4 भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। भूमि पर किसानों का स्वामित्व होता था। ऐसी भूमि बपौती कहलाती थी। राज्य द्वारा किसानों को जमीन का पट्टा दिया जाता था। जागीरदार भी किसानों को अपने क्षेत्र में पट्टे देता था। ऐसी भूमि को राज्य के रजिस्टर में दर्ज किया जाता था, जिसे दाखला कहा जाता था। यदि भूमि का मालिक बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था तो ऐसी भूमि खालसा भूमि में सम्मिलित कर ली जाती थी। जागीरदार भी भूमि के स्वामी के कारण रेख जमा करते थे। थैंक यू।